हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे द नेवल म्यूटिनी ऑफ 1946, जिसे रिन म्यूटिनी ऑफ 1946 या रिन रिवोल्ट ऑफ 1946 या रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी रिवोल्ट ऑफ 1946 के नाम से भी जाना जाता है। इनफैक्ट इसे लास्ट वॉर ऑफ इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल या लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ द ब्रिटिश इंडियन एम्पायर के नाम से भी जाना जाता है, बट लार्जली इट इज कंसिडर्ड एज द फॉरगॉटन चैप्टर ऑफ इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल। बट आपको इसको भूलना नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या क्या डिस्कस करेंगे, आपके प्रीलिम्स और मेंस के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे रिन म्यूटिनी या रिवोल्ट ऑफ 1946। ये क्या था, व्हाट वाज इट, हम इसके बैकग्राउंड को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ में हम यहाँ पे इसके कॉजेस या रीजंस को डिस्कस करेंगे, कोर्स ऑफ द म्यूटिनी एंड हाउ इट एंडेड। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसे कि आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस है, मुस्लिम लीग है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, और जो मेजर लीडर्स हैं जैसे कि गांधी जी हैं, नेहरू जी हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, मोहम्मद अली जिन्ना हैं, इनका क्या एटीट्यूड रहा, क्या रिएक्शन रहा टुवर्ड्स द रिन म्यूटिनी ऑफ 1946 और वो क्यों रहा। हम एट लास्ट डिस्कस करेंगे लेगेसी और सिग्निफिकेंस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1946। तो आपका टॉपिक कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो जाएगा अगर आप एंड तक देखते हैं प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से। आगे बढ़ें और डिटेल में डिस्कस करें टॉपिक को, उससे पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको लेक्चर पसंद आता है हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स जो एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना, या वैसे भी इंटरेस्टेड है इंडियन हिस्ट्री के अंदर। अगर आपने स्लीपी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन आ जाएंगे। अगर आप कॉमेंट सेक्शन में ये बता पाएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा, आई विल बी रियली थैंकफुल टू यू। On that note, let's begin. So अगर हम अपना जो फर्स्ट पॉइंट है उसे डिस्कस करें कि रिन म्यूटिनी ऑफ 1946 व्हाट वाज इट, ये क्या थी, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि इसकी शुरुआत रॉयल इंडियन नेवी में हुई और इसमें इंडियन नेवल रेटिंग्स जो हैं उनका एक इंपॉर्टेंट रोल रहा। तो यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं रॉयल इंडियन नेवी, और इसके अंदर जो इंडियन नेवल रेटिंग्स हैं उन्होंने इसकी शुरुआत करी। अब आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि इंडियन नेवल रेटिंग्स जो हैं ये कौन थे, तो आपको इसको ये समझना है कि ये बेसिकली सेलर्स थे जो जूनियर पोजीशंस पे थे, दे वर सबऑर्डिनेट टू द ऑफिशियल्स। अब यहाँ पे जो इंडियन नेवल रेटिंग्स थी उनकी कुछ जनरल ग्रीवांसेस थे। क्या क्या थे जनरल ग्रीवांसेस? सो इनके जो जनरल ग्रीवांसेस या जनरल कंप्लेंट्स थी, दे वर इन जनरल रिलेटेड टू द फूड, कि हमें जो खाना दिया जाता है इट इज नॉट पैलेटेबल, हमारी जो बैरिक्स हैं दे आर नॉट लिविंग वर्दी, है ना। साथ ही साथ में इनका कहना था कि रेशियल बेसिस पे हमारे साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है, पेमेंट में आपको डिस्पैरिटी मिलेगी, प्रमोशन में आपको डिस्पैरिटी मिलेगी, अपॉइंटमेंट्स में आपको डिस्पैरिटी मिलेगी। और इनका कहना था कि इनके जो ऑफिशियल्स हैं वो इनके अगेंस्ट रेसिस्ट स्लर्स जो हैं वो भी यूज करते हैं। बट ये कुछ जनरल ग्रीवांसेस थे। जो मेन ग्रीवांस था जिसकी वजह से रॉयल इंडियन नेवल म्यूटिनी ऑफ 1946 हुई, उसको समझना है, थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना होगा। अब यहां पे हम देखते हैं 1939 के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत, और आप देखेंगे कि इससे पहले ही ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक अंदेशा हो चुका था, एक हिंट मिल चुका था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर इज गोइंग टू बिगिन सून। और अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने वाला है तो जो ब्रिटिश रॉयल नेवी है उसे वो इंडियंस या जो इंडियन टेरिटरीज हैं उनको डिफेंड करने के लिए डेडिकेट नहीं रख सकती हैं, और इसी के चलते जो रॉयल इंडियन नेवी है उसका एक्सपांशन हुआ। अगर हम डेटा देखें तो आप यहां पे देखेंगे कि 1939 से लेके जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ, दैट इज 1945, इस बीच में रॉयल इंडियन नेवी की जो साइज है इट हैड इंक्रीज्ड 15 टाइम्स। तो 1939 में जहां 2000 के आसपास जो पर्सोनल हैं वो थे रॉयल इंडियन नेवी के मेंबर्स, अब आप देखेंगे 1945 में इट इंक्रीज्ड टू 30,000। दो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश और उनके जो एलाइज है उनकी जीत हुई, है ना, दे एमर्ज्ड विक्टोरियस। बट आप यहां पे देखेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है ये ब्रिटिशर्स के लिए फाइनेंशियली एंड मिलिटरीली काफी ज्यादा डिवास्टेटिंग था, और इसी के चलते अब इनको जो रॉयल इंडियन नेवी को इन्होंने एक्सपांड किया था, इसको श्रिंक करना था। यानी काफी सारे जो यहाँ पे सोल्जर्स थे दे विल बी ट्रांजिशनड इनटू सिविलियन लाइफ। अगर हम एक डेटा देखें तो उसके अकॉर्डिंग ये था कि 1945 में
हमारे सेलर्स तक ये खबर पहुंच चुकी थी कि अराउंड 940 ऑफिसर्स और 9000 रेटिंग्स जो हैं दे विल बी डीकमीशन्ड। एक आपको कहीं पे सिक्योर फ्यूचर नजर आ रहा था एज अ पार्ट ऑफ द रॉयल इंडियन नेवी। दूसरी तरफ अगर आपको यहां पे डिमोबिलाइज कर दिया जाता है तो आपका फ्यूचर कंप्लीटली अनसर्टेन था। ऊपर से आप देखिए ये कौन सा टाइम है, क्विट इंडिया मूवमेंट, आईएनए इंडियन नेवल जो इंडियन नेशनल आर्मी है ना, उसके ट्रायल्स चल रहे थे। तो क्विट इंडिया मूवमेंट है, आईएनए ट्रायल्स, सुभाष चंद्र बोस एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन चुके थे। नेशनलिस्ट अपसर्ज जो है वो हमें देखने को मिल रहा था। तो इंडियन नेवल रेटिंग से कुछ जनरल ग्रीवांसेस थे और इसी बीच इनको खबर मिलती है कि दे विल बी डीकमीशन्ड आफ्टर द वॉर। और साथ ही साथ में आप क्या देख रहे हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट, आईएनए ट्रायल्स के चलते माहौल में काफी गर्मा गर्मी है, नेशनलिस्ट अपसर्ज जो है वो हमें देखने को मिल रहा था। नेशनलिस्ट फीलिंग्स जो है वो अपने पीक पे थी। और आप देखेंगे कि 1946 में जो हमें रॉयल इंडियन नेवल म्यूटिनी या रिवोल्ट देखने को मिला, उससे पहले भी 1942 से 1945 के बीच में कुछ 9 स्मॉल म्यूटिनीज हो चुकी थी रॉयल इंडियन नेवी के अंदर। रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी ऑफ 1946 की शुरुआत जो है वो हुई HMIS तलवार नाम की एक शिप में स्टेशन्ड जो इंडियन नेवल रेटिंग्स है उनसे। यह शिप बॉम्बे हार्बर बेस्ड थी। और यहां पे शुरुआत कैसे हुई, तो आप यहां पे देखेंगे क्योंकि नेशनलिस्ट अपसर्ज हमें देखने को मिल रहा था, कुछ जो इंडियन नेवल रेटिंग्स है उन्होंने क्या किया, उनका जो ऑन शोर नेवल बेस है वहां पे कुछ प्रो इंडिपेंडेंस स्लोगन्स को इंस्क्राइब कर दिया। और 8 फेब 1946 को इनको कोर्ट मार्शल कर दिया गया। ऊपर से HMIS तलवार के जो कमांडियरिंग ऑफिसर थे फ्रेडरिक किंग, he abused the Indian naval ratings, calling them son of coolies, जंगलीज etc. और ये जो इंडियन नेवल रेटिंग्स जो काफी यंग थे, 15 से 24 साल के बीच में, इनका खून खौल गया। इनमें से किसी एक ने क्या किया, उस कार के टायर को पंचर कर दिया जो फ्रेडरिक किंग को बिलोंग करती थी, और साथ ही उस कार के बोनट पे लिख दिया क्विट इंडिया। आप देखेंगे कुछ जो रेटिंग्स हैं उन्होंने कंप्लेंट्स फाइल की और अदर्स ने कहा कि हम नहीं खाना खा रहे जब तक कि हमारे ग्रीवांसेस को सुना नहीं जाता है। सो पूरा ये माहौल बन चुका है। और इसी बीच हम यहां पे क्या देखते हैं, हम देखते हैं 18 फेब 1946 को HMIS तलवार की जो इंडियन नेवल रेटिंग्स है दे रिफ्यूज टू गो फॉर वर्क। और यहां से 18 फेब 1946 से रॉयल इंडियन नेवल म्यूटिनी की शुरुआत हुई। आप देखेंगे कि बहुत ही जल्द ये सेलर्स हमें बॉम्बे की स्ट्रीट्स में नजर आए। और आप देखेंगे कि बढ़ चढ़ के जो वर्कर्स हैं, जो लेबर क्लास है, जो सिविलियंस है, जो शॉपकीपर्स हैं, उन्होंने इनको सपोर्ट किया। 19 फेब 1946 को एक नेवल सेंट्रल स्ट्राइक कमेटी को फॉर्म किया गया। और आप देखेंगे यहां पे MS खान जो कि एक लीडिंग सिग्नलमैन थे, उनको प्रेसिडेंट की तरह चुना गया। और जो एक पेटी ऑफिसर टेलीग्राफिस्ट थे मदन सिंह, उनको वाइस प्रेसिडेंट की तरह चुना गया। यानी कि यहाँ पे इंडियन नेवल रेटिंग्स जो हैं HMIS तलवार की, उन्होंने नेवल सेंट्रल स्ट्राइक कमेटी को फॉर्म किया था ताकि एक ऑर्गेनाइज तरीके से ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के सामने अपने ग्रीवांसेस को वो प्रेजेंट कर पाए। सो आप देख रहे हैं 18 फेब 1946 को एक हंगर स्ट्राइक शुरू हुई अमंग द इंडियन नेवल रेटिंग्स ऑफ HMIS तलवार। आप साथ ही साथ में यहां पे देखेंगे कि जल्दी ही ये हंगर स्ट्राइक जो है ये बॉम्बे में जो 11 नेवल यूनिट्स थी वहां तक स्प्रेड हुई। 4 दिन तक ये हंगर स्ट्राइक चलती रही। साइड बाय साइड द सेलर्स टुक टू द स्ट्रीट्स एंड दे गॉट अ लॉट मच ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द सिविलियंस, द लेबर क्लास, द वर्कर क्लास, द शॉपकीपर्स, है ना, द कॉमनर्स। इन्होंने नेवल सेंट्रल स्ट्राइक कमेटी को भी फॉर्म किया। अब यहां पे आप क्या देखेंगे, आप यहां पे देखेंगे कि इन सेलर्स के हाथ में बॉम्बे पोर्ट पे जो 22 शिप्स स्टेशन थी उनका पूरा कमांड था। इन्होंने यहां से जितने भी ब्रिटिश सिंबल्स हैं जैसे कि यूनियन जैक है उसको रिमूव कर दिया, और इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जो फ्लैग्स है उनको यहां पे इंस्टॉल किया। इसी के साथ साथ में इन्होंने यहां पे क्या किया, इन्होंने यहां पर
अपनी गन्स को गेटवे ऑफ इंडिया और जो ताज होटल है उसकी तरफ एम कर दिया कि अगर हमारे ऊपर ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट कोई भी एक्शन लेती है तो हम ताज होटल एंड गेटवे ऑफ इंडिया को नुकसान पहुंचाने को तैयार हैं। आप देखेंगे कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने इसको उसका रिस्पॉन्स क्या रहा, किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया। अगर हम ये देखें तो व्हाट दे डिड, इन्होंने बैरक्स में जितना भी पावर कनेक्शन है, वाटर कनेक्शन है, उनको काट दिया in order to force the naval ratings to submit. But ये रिवोल्ट या म्यूटिनी जो है वो यहां रुकने वाली नहीं थी। जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं कि it was no longer confined to the naval ratings, the civilians were also taking part. अगर हम बॉम्बे की ही बात करें तो आप यहां पे देखेंगे कि around 3 lakh people from middle to lower class they participated. शॉपकीपर्स ने नेवल रेटिंग्स के लिए राशन जो है उसको उपलब्ध करवाया, फंड्स को कलेक्ट किया। इसी के साथ साथ में आप देखेंगे इट वॉज नीदर कन्फाइंड टू ओनली द बॉम्बे नेवल बेस, इट सून स्प्रेड अक्रॉस द नेवल बेसिस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, राइट फ्रॉम कराची टू कैलकाटा टू अंडमान एंड अदर नेवल बेसिस। इन टोटल अगर हम बात करें तो 78 ships, 21 naval establishments which included nearly 20,000 ratings were a part of the Royal Indian Navy revolt. Civilians अलग हैं। ब्रिटिशर्स का रिप्रेशन जो है वो काफी सीवियर था, लेकिन आपको एक बात यहां पे ध्यान रखनी है कि जिन गुरखा सोल्जर्स को भेजा गया था म्यूटिनियर्स को कंट्रोल में लाने के लिए, दे रिफ्यूज टू फायर ऑन देम। इनफैक्ट बॉम्बे के अंदर जो रॉयल इंडियन एयरफोर्स थी, इट ऑल्सो सपोर्टेड दी म्यूटिनियर्स। ब्रिटिशर्स को एक क्लियर सिग्नल मिल चुका था, देयर डेज इन इंडिया आर लिमिटेड बिकॉज आर्म्ड फोर्सेस वर द टूल विच द ब्रिटिशर्स वर यूजिंग टू रूल इंडिया। जनरल ग्रीवांसेस के अलावा अब आप देखोगे कि जो सेलर्स हैं इन्होंने अपनी डिमांड्स का जो स्कोप है उसे और ब्रॉडेन किया और इसके अंदर कुछ और डिमांड्स को भी इंक्लूड किया, जैसे कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं इंक्लूडिंग जो INA ट्रायल जिनका चल रहा है उनको भी आप रिलीज करें। जो इंडियन ट्रूप्स इंडोनेशिया में डिप्लॉयड हैं आप उन्हें जल्द से जल्द विड्रॉ करें। ये सब चल रहा है। आप यहां पे देखेंगे कि ऑन 23 Feb 1946 सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं वो सामने आए और जो नेवल सेंट्रल स्ट्राइक कमेटी है उसके मेंबर्स से मिले। उन्होंने यहाँ पे इनको कन्विंस किया कि अगर आप सरेंडर कर देते हैं तो आपके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। काफ़ी सारे जो सेलर्स थे, लीडर्स थे, वो अरेस्ट भी किए जा चुके थे, बहुत सारे लोग मारे जा चुके थे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 400 पीपल वर किल्ड एंड 1500 वर वुंडेड बाय द ब्रिटिश फोर्सेस। सो अल्टीमेटली जो इंडियन नेवल रेटिंग्स है उन्होंने सरेंडर किया, बट हमारे लीडर्स ने जो प्रॉमिस किया था इन नेवल रेटिंग्स से वो उसको फुलफिल नहीं कर पाए, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे कि अल्टीमेटली 523 ऑफ द इंडियन नेवल रेटिंग्स वर गिवन डिसऑनरेबल डिस्चार्ज एंड दे वर बार्ड फ्रॉम रीजॉइनिंग द आर्म्ड फोर्सेस। इनफैक्ट इवन पोस्ट इंडिपेंडेंस इनको न तो इंडियन नेवी में ना ही पाकिस्तान की नेवी में सर्विसेज में लिया गया। दे वर गिवन one-way ticket to their home states and were warned that they should not return back to their naval bases. So, ये थी रॉयल इंडियन नेवल म्यूटिनी की कहानी। अगर हम मेजर पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स का क्या रवैया रहा उसकी बात करें तो आप यहाँ पे देखेंगे कि केवल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड अरुणा असफ अली ऑफ कांग्रेस दे ओपनली सपोर्टेड द रॉयल इंडियन नेवल म्यूटिनी। वहीं पे अगर हम कांग्रेस और लीग की बात करें, दे वर ईदर अनसपोर्टिव और इवन अपोज्ड टू द म्यूटिनी। ऐसा क्यों? आप यहां पे देखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, अगर हम इनकी बात करें तो दे क्रिटिसाइज द वायलेंस इन बॉम्बे बट एट द सेम टाइम दे वर सिंपैथेटिक टू द पेट्रियोटिक फीलिंग्स ऑफ द सेलर्स। वहीं पे गांधी जी जो हैं, ही एक्सप्रेस्ड हिज डिस्प्लेजर विद द म्यूटिनी एंड द सोल्जर्स ओपनली। उन्होंने क्या कहा गांधी जी ने?
If they mutinied for the freedom of India, they were doubly wrong. They could not do so without a call from a prepared revolutionary party. They were thoughtless and ignorant if they believed that by their might they would deliver India from the foreign domination. सिमिलरली मुस्लिम लीग के अगर हम रवैया की बात करें, मोहम्मद अली जिन्ना जो है उनके रवैया की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे दे वर ऑल्सो डिसमिसिव ऑफ द रॉयल इंडियन नेवल म्यूटिनी ऑफ 1946. बट ऐसा क्यों? देखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस और जो मेजोरिटी ऑफ लीडर्स हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, गांधी जी हैं, इनका एक चीज ये मानना था कि हम चाहते हैं पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर फ्रॉम द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट टू इंडियंस और इंडियन लीडर्स. रॉयल इंडियन नेवल म्यूटिनी जैसी जो इवेंट्स हैं ये कहीं ना कहीं इसको कॉम्प्रोमाइज कर रही है. इसके अलावा हमारे लीडर्स को एक और डर था कि अगर हम आर्म्ड फोर्सेस के इनडिसिप्लिन को अभी टॉलरेट करेंगे तो पोस्ट इंडिपेंडेंस ये एक बहुत बड़ा ट्रबल हो सकता है. आर्म्ड फोर्सेस का डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट मोहम्मद अली जिन्ना ने भी ये कहा कि चाहे आर्म्ड फोर्सेस के ग्रीवांसेस कितने भी सीवियर ना हो, उनको स्ट्रीट्स तक ले जाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए. तो आपको ये ध्यान रखना है. अगर एट लास्ट हम बात करें रॉयल इंडियन नेवल म्यूटिनी का सिग्निफिकेंस या लेगेसी क्या रहा, ये क्यों महत्वपूर्ण है, तो आप यहां पे देखेंगे, यहां पे हमको देखने को मिली हिंदू मुस्लिम यूनिटी. आप देखेंगे कि जो इंडियन नेवल रेटिंग्स रॉयल इंडियन नेवी का हिस्सा थे, है ना, और रॉयल इंडियन नेवल म्यूटिनी का हिस्सा थे, आप देखेंगे कि इनके अंदर रिलीजन के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे या फिर रीजन के बेसिस पे या कास्ट के बेसिस पे कोई डिफरेंसेस नहीं थे. दे पुट अप अ यूनाइटेड फ्रंट. इनफैक्ट पीपल है ना, पीपल फ्रॉम हिंदू कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, द पारसी कम्युनिटी, फ्रॉम ऑल एजेस एंड ऑल इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स, दे वर अ पार्ट ऑफ द रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट ऑफ 1946. सो आप यहां देखेंगे हिंदू मुस्लिम यूनिटी. सेकेंडली आप यहां पे देखेंगे इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट द सिविलियंस हैड बेंडेड टुगेदर विद द आर्म्ड फोर्सेस. तो आप यहां पे देखिए रॉयल इंडियन नेवी की जो इंडियन नेवल रेटिंग्स ने रिवोल्ट शुरू किया था, बहुत ही जल्द इसको सिविलियंस ने ज्वाइन किया, और जो बाकी आर्म्ड फोर्सेस है जैसे कि गुरखा रेजिमेंट है, इट डिड नॉट कंप्लाई विद द इंस्ट्रक्शंस दैट वर गिवन टू इट टू फायर ऑन द म्यूटिनियर्स. सिमिलरली जो रॉयल इंडियन एयरफोर्स है, इट ऑल्सो साइडेड विद द म्यूटिनियर्स. सो एक इसका सिग्निफिकेंस ये है. अपार्ट फ्रॉम दैट इट वॉज पिवटल इन स्पेयरहेडिंग द ब्रिटिश एग्जिट फ्रॉम इंडिया. तो ब्रिटिशर्स को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में भी क्लियर हो चुका था कि उनको बहुत जल्दी भारत से निकलना होगा. बट आप यहां पे क्या देखेंगे, द रॉयल इंडियन नेवल म्यूटिनी हेस्टेंड द ब्रिटिश एग्जिट फ्रॉम इंडिया. क्योंकि 18 Feb 1946 को रॉयल इंडियन नेवल म्यूटिनी की शुरुआत हुई बॉम्बे हार्बर पे, HMIS तलवार पे, एंड 19 Feb 1946 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैबिनेट मिशन को अनाउंस कर दिया कि कैबिनेट मिशन भारत आएगा और भारत का फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, इंडिपेंडेंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, इसे डिसाइड करेगा. अगर हम यहां पे देखें तो आप देखेंगे क्लीमेंट एटली जो इंडिपेंडेंस के टाइम पर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, जब ये बाद में भारत आए और इनसे पूछा गया कि 1947 तक क्विट इंडिया मूवमेंट हैड ऑलरेडी फिजल्ड आउट, वो काफी कमजोर हो चुका था, देन व्हाई दी ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया इन अ हरी. तो इन्होंने कहा इसके पीछे दो रीजंस हैं. एक, जो इंडियन नेशनल आर्मी है अंडर सुभाष चंद्र बोस, it had severely weakened the British army, and the second was the Rhine Mutiny of 1946. He says the Quit India movement played only a minimal role in the British withdrawal from India. So ये थी Rhine Mutiny of 1946 की कहानी. आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी. आपके कोई भी क्वेश्चंस है, क्रॉस क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू दिस टॉपिक, आप लिख सकते हैं. किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आप फ्यू मिनट सीरीज में डिस्कशन चाहते हैं जो 10 to 15 मिनट्स में हमारा कवर हो जाए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच. बट बिफोर वी कंक्लूड, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके लिए. यहाँ पे आप रिन म्यूटिनी का जो मेमोरियल है उसे देख सकते हैं बॉम्बे के अंदर. एंड येस, आवर करंट अफेयर्स प्रोग्राम इज लाइव. तो आप हमारा करंट अफेयर प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे ऑफ 7,200.
और आप यहाँ देख सकते हैं आपको ये सारे फीचर्स यहाँ पे मिल रहे हैं। डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए टोल फ्री नंबर पे कॉल करके या sleepy.classes@gmail.com पर लिख के आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे अहेड।